मुझे स्टार्टअप शुरू करनी है, बिजनेस मॉडल क्या होगा? जो क्लाउड किचन है वो बहुत कम प्रॉफिटेबल है। तो लिंक्डइन ऑलरेडी है ना, फिर वापस एक कम्युनिटी बनाने की क्या जरूरत? आप किसी इन्वेस्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो वो भले ही सिलिकॉन वैली में बैठा हो, आप उससे यहाँ से कनेक्ट कर पाएं। पूरे देश में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा किसान ऑर्गेनिक पैदा करते हैं, बट इनके पास मार्केट प्लेस नहीं है। कोई एक स्टार्टअप चालू करता है, अब कस्टमर डेवलपमेंट कैसे करते हैं? हर इंडस्ट्री का एक अलग रहता है, बट थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहिए उसको। आप 1 लाख रुपए लेके चलते हैं तो 50,000 रुपए अपने जेब में रखो, 50,000 में ही चीजों को करो। 10 मिनट डिलीवरी पे भरोसा है कि 10 मिनट डिलीवरी आगे चलेगा? अभी तो चल रही है, बट प्रॉफिटेबल कितना रहेगा ये डाउटफुल है। क्या बात कर रहे हैं? तो आप मानते हैं कि एक बिजनेस को अच्छा बनाने के लिए IIT IIM होना जरूरी है? अगर देश में किसी स्टार्टअप ने सबसे ज्यादा पैसा बर्न किया है या डुबाया है, वो यही लोग थे। दोस्तों, किसी भी स्टार्टअप को एक सस्टेनेबल और स्केलेबल बिजनेस बनाने के लिए बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। फंडिंग, कस्टमर डेवलपमेंट, कस्टमर रिटेंशन, मार्केटिंग और बहुत सारी चीजें। पर इसके साथ ही नेटवर्किंग एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल जाते हैं। इसी पर बात करने के लिए आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हैं रघुराज सिंह, फाउंडर ऑफ ओपन नेटवर्क। रघुराज सिंह सिर्फ फाउंडर नहीं है ओपन नेटवर्क के, बट ये एक डिकेड प्लस एक्सपर्ट हैं एग्रीटेक और फूड टेक में काम किए हुए हैं। तो ये एपिसोड में अगर आपको एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है, स्टार्टअप में एक फाउंडर माइंडसेट क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें हैं जो एक स्टार्टअप को स्केलेबल बिजनेस बनाने तक ले जा सकती है, ये पूरा जानेंगे इसी एपिसोड में। तो पूरे एपिसोड को एंजॉय करिए, शायद ये एपिसोड आपको आपके चैलेंजेस सॉल्व करने में मदद करेगा। रघुराज सिंह जी, वेलकम टू द डिफर शो। कैसे हैं आप? एकदम मस्त। आज दिन बहुत बढ़िया है बिकॉज आप हमारे साथ आज इस एपिसोड पे जुड़ रहे हैं। मैं एपिसोड स्टार्ट करने पहले थोड़ी भूमिका बना लेता हूँ कि हम लोग आज क्या क्या बात करने वाले हैं। रघुराज सिंह जी हैं तो हम लोग नेटवर्किंग पे तो बात करने ही वाले हैं। आई एम इक्वली एक्साइटेड। और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे क्लाउड किचन है, क्लाउड किचन की बारीकियां हैं, क्या क्लाउड किचन प्रॉफिटेबल होता है, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट विथ जो आपका पसंद का टॉपिक है, नेटवर्किंग। तो उसके बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की आपने ओपन नेटवर्क की? ओपन नेटवर्किंग एक्चुअली स्टार्ट की हुई तो 6 मंथ हुआ, हाँ। और थोड़ा सा सीरियस वे में तो 1.5 से 2 महीने ही हुए। बट ये स्टार्ट अभी नहीं हुई है। हम हाँ। जाने अनजाने जब से बिजनेस में 10 साल पहले बिजनेस में आए, स्टार्ट वहां से हो गई थी। हाँ। हाँ। एंड हम लोग कांटेक्ट नंबर सेव करना, किसी इवेंट्स में जाना। हाँ। तो आज के टाइम में अगर मैं अपनी फोन बुक खोल के देखता हूँ तो 26,000 कॉन्टैक्ट मेरे फोन में सेव हैं। 26,000 कॉन्टैक्ट हैं 26,000 सेव हैं। आपके फोन बुक में? यस। तो नेटवर्किंग वहां से स्टार्ट हो गई थी, बट ये लगा कि इसको चैनलाइज कैसे किया जाए। हाँ। तो अपने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने GIS करवाया था, रीजनल समिट थी उज्जैन में। मैं वहां पे गया, मेरी 2-3 मीटिंग ही शेड्यूल थी, पूरा दिन खराब हो रहा था। तो मुझे लगा यार, यहाँ पे आए तो 20,000 लोग हैं, बट मैं सिर्फ 2-4 से मीटिंग करके एंड अब मैं बैठा हूँ। तो मुझे लगा यार, प्रोडक्ट ऐसा हो अपने पास या कोई चीज ऐसी हो कि जिसमें ये सारी ऑडियंस अपने काम की हो, या मैं इन सबसे बात कर सकूं एटलीस्ट। बट मेरे पास तो वो मुझे लगा यार, कम्युनिटी एक ऐसी चीज है जहाँ पे लोग कनेक्ट होंगे, एक दूसरे को बिजनेसेस भी देंगे, बहुत सारे बेनिफिट, लोग इन्वेस्टर से कनेक्ट होंगे, लोग मेंटोर से कनेक्ट होंगे। तो क्यों ना इसे एक कम्युनिटी का फॉर्मेट बनाया जाए, और यहाँ से स्टार्टिंग हो गई फिर। तो लिंक्डइन ऑलरेडी है ना रघुराज जी, तो फिर वापस एक कम्युनिटी बनाने की क्या जरूरत? लिंक्डइन कम्युनिटी नहीं है, लिंक्डइन तो मतलब प्रोफेशनल की है, अब उसमें एम्प्लॉय भी है, सारे लोग हैं और बहुत बड़ी जनता है। आज बहुत सारे ऐसे नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है या मतलब कम्युनिटीज हैं जो कि सुपर डुपर सक्सेसफुल हैं, हम्म। जिनमें से BNI है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो वो हैं, और आप बैंगलोर वगैरह चले जाइए या इंडिया के बाहर चले जाइए, टाई भी एक कम्युनिटी है, जो कि सिलिकॉन वैली से स्टार्ट हुई थी, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट की थी। तो एक्चुअली वो एक्सक्लूसिव एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए रहता है। अच्छा। लिंक्डइन नहीं है ऐसा, नहीं तो फिर हाँ। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टाइप ऑफ है, वो तो थोड़ा प्रोफेशनल है। तो ये नेटवर्किंग पे इतना तवज्जो, इतना इंपॉर्टेंस आप दे रहे हैं, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है ओपन नेटवर्क का? ओपन नेटवर्क का बेसिक जहां से हमने स्टार्ट किया है वो तो लोगों को सपोर्ट करना, हेल्प करना, स्टार्टअप्स को। मतलब हमारी टैगलाइन जो है वो ग्लोबल बिजनेस नेटवर्क है। हम एक ऐसा नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें कि ग्लोबली एक्सेसिबल हो। हम्म। मतलब आप किसी
इन्वेस्टर से कनेक्ट होना चाहते हैं, हम्म। तो वो भले ही सिलिकॉन वैली में बैठा हो, आप उससे यहाँ से कनेक्ट कर पाएं। हाँ, अच्छा। ऑफ कोर्स आपको कुछ थोड़ा बहुत पे करना पड़ सकता है, हाँ क्योंकि टेक है, वो चार्जेबल होंगे, हाँ तो वो करना पड़ सकता है। बट आपको सिलिकॉन वैली जाने की जरूरत नहीं है, या सिंगापुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अच्छा। आपको बेंगलोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप कहीं से बैठे बैठे आप एक्सेस कर सकते हैं कि यार इस बंदे से, एंड उसकी प्रोफाइल है कि ये भाई, डायरेक्ट होगा। हाँ डायरेक्ट होगा। और ये आप टेक के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा इन फ्यूचर का मतलब प्लानिंग है। प्लानिंग है। यस। ओके। पर लिंक्डइन में भी जनरली इस तरीके का होता है कि आप कि कोई भी इन्वेस्टर है, हम प्रोफाइल देख पाते हैं कि भाई ये इन्वेस्टर है या ये कोई फाउंडर है, हमको उससे कनेक्ट करना है। तो होता है फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री कनेक्शन, या बीच में कोई तो आपका पहचान का होना चाहिए। तो आपके इसमें भी ऐसी है या कुछ अलग है इसमें? सर इसमें डिग्री नहीं है, इसमें डिफाइन है कि कोई एग्रीटेक का इन्वेस्टर है। हाँ अभी क्या होता है, लिंक्डइन में हम गए, खैर कुछ लोगों की प्रोफाइल में लिखा भी होता है, हाँ। बट गए और हंटिंग करनी पड़ती है। सामने से हर किसी को रिप्लाई भी नहीं आता है, कुछ चाहे भी मतलब मैं अपनी बात करूं, 30,000 प्लस कनेक्शंस हैं लिंक्डइन में। आप खुद बताइए मैं कितनों को रिप्लाई दे सकता हूँ, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां पे क्या है ना, चार्जेज नहीं है ना कुछ, या मुझे भी नहीं पता कि मेरा क्या इससे बेनिफिट है। हम्म। तो मैं हर किसी को क्यों रिप्लाई दूं? जो मेरा नेटवर्क है वो तो बहुत छोटा है। हम्म। जो बड़े मेंटर्स हैं या स्टार्टअप्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उनकी तो फैन फॉलोइंग जो बहुत ज्यादा है होती वो है। लाखों में है। अब वो कैसे रिप्लाई करे अगर उसे नहीं पता कि मुझे किससे कनेक्ट होना चाहिए, किससे नहीं होना चाहिए? तो ये प्रॉब्लम होती है वहाँ पे, प्रोफेशनल जगह पे। और वहाँ पे तो मतलब एचआर भी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है आपको, डेवलपर भी कर रहा होता है, हर टाइप के वहाँ पे लोग हैं ना, तो इसलिए वो उससे डिफरेंट। पर ये जहाँ जब मैं रिसर्च कर रहा था, पढ़ रहा था ओपन नेटवर्क के बारे में, तो पता लगा कि आप इसको ऑफलाइन में भी करना चाह रहे हैं। यस। तो दोनों रहेगा। हाँ, ऑफलाइन कम्युनिटीज रहेंगी हमारी, हर सिटी वाइज रहेंगे कि आप हमारे इवेंट्स हैं और जो भी वर्कशॉप्स हैं, हम्म। इनमें अटेंड कर सकता है। कल ही हमारा फाउंडर्स मीटअप था, हम्म। तो उसमें फाउंडर्स आए, नेटवर्किंग की, बातें की, मस्ती की, फैमिली के साथ आए, तो रिसॉर्ट में एंजॉय किए। तो ये ऑफलाइन में भी रहेगा, ऑनलाइन में भी रहेगा। इसके अराउंड बिजनेस कैसे जनरेट करेंगे आप? बिजनेस जनरेट का तो अभी हम लोगों ने मतलब एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल कैसा बनाएंगे आप? प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है। हाँ। बट ऑफ कोर्स कि हम अगर किसी इन्वेस्टर को या किसी मेंटर को कनेक्ट करेंगे कहीं से, तो उसकी जो एक चार्जेज होंगे वो रहेंगे उनके। अब ओके। वो डिसाइड करेंगे, और उसमें हमारा टेक का जो भी प्लेटफॉर्म चार्जेज होंगे वो हम उनसे चार्ज करेंगे। ओके, तो एक यस। सब्सक्रिप्शन मॉडल में वो चलेगा कि कितने सब्सक्रिप्शन भी हो कनेक्ट्स आप सकता कर पा है, रहे हैं। एंड टाइम के अकॉर्डिंग एक कमीशन भी हो सकता है, ओके। मतलब रॉयल्टी। ओके। इसके पहले आपने बहुत सारे कंपनीज फॉर्म की है, जिसमें आपने फूड में काफी एक्सप्लोर किया है। उसके बारे में बताइए कि फूड टेक में आपने जब काम किया है, फूड इंडस्ट्री में आपने काम किया, तो कितने साल काम किया? फूड इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस कुछ अप्रॉक्स 10 ईयर का रहा है। अच्छा। यस। 10 ईयर्स में क्या क्या आपने डेवलप किया? 10 ईयर में हम लोगों ने 4 ब्रांड बनाने की कोशिश की, हाँ हाँ। एंड फिर उसे क्लाउड किचन फॉर्मेट में भी चलाने की कोशिश की। क्या क्या ब्रांड्स बनाए एंड थे? पहला हमारा ब्रांड था दी अर्बन गुमटी, अच्छा। जिसमें इंदौर में हमारे 2 आउटलेट थे। एंड हमें ऐसा लगता है कि उस टाइम पे सारे कॉलेजेस के बच्चे जानते थे अर्बन गुमटी क्या है, और ठीक क्योंकि है। उसमें हमारा एक प्रोडक्ट था मॉर्निंग फिएस्टा, हाँ। जिसमें से सुबह 3 बजे से लोग लाइन लगा के खड़े हो जाते थे, और 4 बजे से लेके 8 बजे हमारा इवेंट खत्म हो जाता था। अच्छा, हाँ क्या होता वो था इस इवेंट में? उसमें एक्चुअली हम लोग कुछ अनलिमिटेड प्लान्स करते थे, एंड हाँ। वो संडे को होता था महीने में एक बार, ओके। जिसमें जो कॉलेज स्टूडेंट हैं वो सैटरडे नाइट को वैसे भी जगते थे, तो हाँ। वो आके 3 बजे से ही लाइन लगा के खड़े हो जाते थे कि कब अर्बन गुमटी के गेट खुलें और हम जाके जो मतलब इवेंट में शामिल हो अच्छा, पाए। तो उसमें स्नैक्स फूड और यस, sort of- यस, यस। ओके, इस तरीके से। देन फिर आपने और क्या डेवलप किया? और उसके बाद फिर हमने उसको, क्योंकि कोविड आया ये सारी चीजें बीच में, तो हम लोगों ने उसे क्लाउड किचन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अर्बन गुमती को? यस। अर्बन गुमटी था, और इसके साथ फिर हमारा एक वर्जिन फूड करके हमारा ब्रांड था, हाँ। दी पास्ता किंग था, माई सैंडविच। तो ये 4 हमारे फूड ब्रांड थे जो कि क्लाउड किचन से ही रन होते थे, एंड डिफरेंट डिफरेंट फूड्स थे उनमें। एंड हाँ, किचन हमारा कॉमन ही होता था उसमें। ओके। तो एक कॉमन किचन से हमारे 4 रेस्टोरेंट्स हम लोगों ने रन किए हैं अभी अच्छा। मार्च 2024 तक। अच्छा। अभी हमें उसे थोड़ा सा एक फॉर्मेट चेंज करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा पॉज लिया है उसमें हम लोगों आप उसका मॉडल चेंज कर रहे हैं ने। आप यस। ऑपरेशन का? यस। ओके। एक्चुअली जो क्लाउड किचन है वो हमें ऐसा लगता है कि बहुत कम प्रॉफिटेबल है, या जिसे अच्छा। ना के बराबर कहें प्रॉफिटेबल है। अच्छा, क्लाउड तो किचन प्रॉफिटेबल बिल्कुल नहीं होते? मतलब
प्रॉफिट बहुत ही कम है, मतलब थिन मार्जिन में, और उसमें भी अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस हुआ तो क्या पता कि आपकी जेब से लग जाए। हाँ। ऐसा भी होता है क्योंकि जो प्लेटफॉर्म है लाइक स्विगी जोमेटो, 30% उनका कमीशन, फिर आपको 30 to 40% डिस्काउंट देना है आपको, हम्म, एंड फूड कॉस्ट, एंड उसमें भी फिर आपको प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी है हम्म, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो प्रेजेंस अपनी एक पाने के लिए जोमेटो स्विगी को अगेन पे करना है। हम्म। तो वो आपके पास 5 से 10% के मार्जिन बचते हैं। अगर आप अच्छा, 5 से 10% में खुश हो तो ठीक है, कर लो, पर नहीं इसमें तो आपको फिर इन्वेंट्री वगैरह नहीं लगता है, जहां तक मेरा नॉलेज। हाँ। इन्वेंट्री वगैरह मतलब, या हम्म, आपको रेंटल वगैरह नहीं लगता है, हाँ, तो वो रेंटल कॉस्ट तो नहीं बचते लगता हैं है। आपके। रेंटल तो फिर अब आपके मार्जिन ही इतने चले गए। हम्म। दूसरा सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि एक तो क्या है ना, जो कस्टमर है वो डाइन इन में भी जाना पसंद करता है। हाँ। ठीक है, आफ्टर कोविड लोगों का जो एक स्पेंडिंग मतलब पैसे। टिकट साइज है, हाँ। कैपेसिटी है, वो थोड़ी कम है। तो बंदा ये होता है कि यार क्यों ना वीकेंड में हम जाके फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में जाके बैठ के खाना खाएं। हाँ। क्योंकि फूड क्वालिटी भी डिग्रेड होती है, आप कोई कितना भी कहे, मैं एज ए रेस्टोरेंट ऑनर मुझे पता है कि 50% फूड क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है। क्लाउड किचन से ऑर्डर करने पे। ऑफ कोर्स पर पिज्जा जोमेटो। पराठा बन जाता है पहुंचते अच्छा, पिज्जा पहुंचते। पराठा बन जाता है। जोमेटो पे मुझे लगता है क्लाउड किचन बहुत सारे ऑपरेट करते हैं जोमेटो पे। हाँ हाँ, इंदौर में मुझे भी थोड़े दिन पहले लिस्ट आई थी, 3.5 से 4,500 के आसपास हैं 3,500 टोटल क्लाउड किचन है क्लाउड जोमेटो पे। किचन एंड रेस्टोरेंट सारे मिला के। अब उनमें से रेस्टोरेंट एंड होटल से तो कम ही है, ओके। मैक्सिमम क्लाउड किचन है। मैक्सिमम क्लाउड किचन है। यस ओके, बट फिर इतने सारे अगर रघुराज जी क्लाउड किचन ऑपरेट कर रहे हैं तो फायदा तो होता होगा। सर, इंडिया में जो चीज थोड़ी सी मतलब इजी स्टार्ट करना होती है उसमें भीड़ लगती ही लगती है। मतलब ऐसा हाँ। कहते हैं कि बेंगलोर वगैरह में हर चौथा बंदा ये बोल रहा होता है आईटी का कि एक दिन मेरा रेस्टोरेंट होगा, कैफे होगा। ओके। तो यहाँ पे भी लोगों को लगता है कि 50,000 रुपए का इक्विपमेंट लेके हम क्लाउड किचन स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो पराठे का ही स्टार्ट कर देते हैं। पराठे में क्या लगता है, हाँ। एक गैस, तवा हाँ। और आटा, हाँ। हाँ। मतलब और भी इंग्रेडिएंट्स, बट वो 50,000 में वो कर सकता है स्टार्ट। तो फिर आपने क्लाउड किचन आपने बंद कर दिया। हाँ, अभी आपने पॉज उसको पॉज कर किया दिया। हुआ है। हमें ये है कि हम खुद का टेक भी कुछ लेके आना, और कुछ हमारे और भी प्लानिंग्स हैं उसको अलग मॉडल में ले जाने का। हाँ। तो उस मॉडल के लिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं उसमें। तो आपको जनरली कितना इसमें मार्जिन मिलता था ये बिजनेस में? मैक्सिमम 10% प्रॉफिट। 10% प्रॉफिट होता हाँ, था आपको? अच्छा। मैक्सिमम। ओके, और आपका कितना कैपिटल इसमें इन्वेस्ट होता है जनरली अब क्लाउड क्योंकि किचन? हम तो पहले से मतलब ऑफलाइन रेस्टोरेंट में ही थे, हाँ। तो हमारा इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही ज्यादा था। हाँ। हाँ। अब उसको कैलकुलेट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हमने उससे ज्यादा लॉसेस किए हैं। अच्छा। तो वो थोड़ा सा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। और उसके सारे इक्विपमेंट और सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी थी क्लाउड हाँ। किचन में जाते टाइम में। तो वो कैलकुलेट हम फिर नहीं किए कि नहीं क्या। किए। यस। ओके। क्योंकि मैं थोड़ा जब रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि लास्ट ईयर करीबन $1 बिलियन का स्कोप था क्लाउड किचन के बिजनेस में इंडिया में, स्टैटिस्टा की रिपोर्ट के अनुसार। और अब हम्म करीबन 2032 तक ये चला जाएगा, या अगले साल में ये करीबन $3 बिलियन हो जाएगा हम्म इंडिया में अलोन। हम्म। तो मतलब फूड स्टैंडर्ड्स भी तो बढ़ रहे होंगे। सर एक्चुअली क्लाउड किचन में एक मैं आपको शॉकिंग इंसाइट बताता हूँ। हाँ। मैं आपको 3 पार्ट बताता हूँ। एक डे का बिजनेस, एक इवनिंग का पीक टाइम का बिजनेस, और एक आफ्टर 11 के बाद नाइट। का मॉर्निंग 4 एएम का बिजनेस। आपको क्या लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा बिजनेस किस टाइम जोन में होगा? मुझे लगता है रात को होता होगा, क्योंकि जनरली डिलीवरी में जो यंग लोग हैं वही यस, ज्यादा ऑर्डर करते हैं। मतलब जितना बिजनेस मेरा मॉर्निंग 10 से लेके रात 11 तक होता है, उससे डबल ट्रिपल बिजनेस जो है ना 11 से लेके मॉर्निंग 4 एएम के बीच का होता है। अच्छा। मतलब आप समझ लीजिए कि जब रेस्टोरेंट सारे बंद हो जाते हैं तब बिजनेस होता है क्लाउड किचन का। हाँ। और इंदौर में अभी नाइट कल्चर भी बंद कर दिया गया है, तो हाँ। रेस्टोरेंट वैसे भी नहीं आप ज्यादा ओपन करके रख सकते। हाँ। और सेकंड थिंग ये है कि अब जब आपको डे का बिजनेस नहीं मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है, तो आप लॉस में तो जाएंगे ना, क्योंकि उस टाइम पे जो आपकी मैन पावर है वो तो खाली बैठी है ना, या कम काम करेक्ट। है ना उसके पास। करेक्ट। तो वो अगर हाँ, कोई रेस्टोरेंट वाला भी क्लाउड किचन के साथ में अपना रेस्टोरेंट चला रहा है तो उसको बेनिफिट है। अच्छा। उसको बहुत बेनिफिट है क्योंकि स्विगी जोमेटो एज ए मार्केटिंग टूल यूज हो जाते हैं उनके।
हाँ, कि बंदा कहीं पे बैठा है, उसको पता है कि ये रेस्टोरेंट वहाँ पे है। अब बंदा वो जा सकता है, उसको पता चल गया और अगर उसने अपने ऑर्डर के साथ में थोड़ा-सा मार्केटिंग या कोई चीज़ ऐसी दे दी कस्टमर को कि भई आप डायरेक्ट आओ, हम आपको जो यहाँ पे ऑफ दे रहे हैं उससे ज़्यादा ऑफ देंगे। हाँ, तो बंदा वो डायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब आपके पास ऑफलाइन है ना, डाइन इन है ना, तो डाइन इन के साथ-साथ में अगर आप क्लाउड किचन में हो, तो फिर बहुत प्रॉफिटेबल, क्योंकि वो मार्केटिंग टूल आपका काम करता है बहुत अच्छे से। अच्छा, यस। अच्छा। नॉर्मली कितना मैन पावर लगता है क्लाउड किचन में? मैन पावर तो लगता होगा। हाँ, मैन पावर वो डिपेंड करता है कि आप वो के पास जो आइटम्स हैं वो कितने हैं। हाँ, हाँ, आप सिर्फ पराठा बेच रहे हो तो 2 लोगों में भी काम हो जाएगा। हाँ, बट आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स जितने ज़्यादा होंगे, मैन पावर उतना आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। अच्छा। तो क्लाउड किचन जनरली ऑपरेट जैसे घर से है, तो घर से भी ऑपरेट होता है? घर से, फ्लैट से या किसी आउटलेट से, कहीं से भी, कुछ वेयर हाउस, मेरा तो वेयर हाउस से होता था। अच्छा, प्रॉपर हम लोगों ने वहाँ पे किचन बनवाया हाँ, और वहीं से ऑपरेट करते थे। अच्छा, ओके। तो इसमें कितना कैपिटल आपने इन्फ्यूज़ किया था पहले? एक साधारण क्योंकि किसी को अगर स्टार्ट करना हो, हाँ, तो हाँ। एक मिनिमम कैपिटल क्या लगता होगा भाई मशीन खरीदना है, ये खरीदना है इसके लिए? वो एक चीज़ तो इस बात पे भी डिपेंड करेगी कि वो कौन से आइटम में जाना चाह रहा है। अब जैसे मैं पराठे की बात करूँ, हुँ, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकता है बंदा, मतलब हुँ। अगर सिर्फ़ पराठाज़ आपकी हाँ, स्पेशलिटी है तो? 25-30 हज़ार रुपए में सारा कुछ उसका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन से लेके हुँ, सारे डॉक्यूमेंटेशन से लेके वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और इंग्रीडिएंट वगैरह हर चीज़, एक फ्रिज अच्छा, उसको चाहिए होगा कि जिसमें चीज़ों को प्रॉपर रख सकते, वेजिटेबल रख सके। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। अब अगर वो वेस्टर्न फूड में जाता है जहाँ उसको पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब कुछ करना है, तो थोड़ा फिर इक्विपमेंट बढ़ जाते हैं उसमें। पिज़्ज़ा ओवन है एंड माइक्रोवेव, ये बहुत सारे इसमें बहुत सारी चीज़ें इक्विपमेंट्स होते एडिशनल हैं। इन्वेंटरी हाँ, लगती है आपको। आपको डीप फ्रिज भी लगेगा वहाँ पे, फिर हाँ, फ्रिज भी लगेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। पैकेजिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, तो पैकेजिंग कॉस्ट ऐड हो जाती है वहाँ पे। हुँ, हुँ, तो वो है। अब अगर आप इंडियन फूड में जाते हैं, मतलब थाली सिस्टम वगैरह में, तो फिर अगेन आपकी पैकेजिंग बढ़ गई हुँ, एंड ओवन, भट्टी, बहुत कुछ इक्विपमेंट बढ़ जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप मतलब कितने आइटम के साथ आना चाहते हैं, क्या करना चाहते हो। बट ये है कि 30,000 से लेके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख में आराम से आप कुछ भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। ओके, ओके। यस। और नॉर्मली इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है या नहीं हो बिल्कुल नहीं होता है? फूड लाइसेंस लगता है, आप हाँ, अच्छा खाना खिलाओ, फूड लाइसेंस है। फूड लाइसेंस के अलावा जो एक लोकल के लाइसेंसेस होते हैं, हुँ, गुमास्ता वगैरह, हुँ। वो हो बस। और तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास उसमें कुछ नीड फिर है। अगर हम कि आपकी बैंकिंग वगैरह की है कि हाँ, जीएसटी ये वो, आपका टर्नओवर ज़्यादा आप करना चाह रहे हो है तो जीएसटी प्रॉपर लो आप। हुँ, हुँ, और जो भी बैंक अकाउंट वगैरह, क्योंकि आपको वहाँ लगते ही लगते हैं, तो वो होने चाहिए आपके पास। इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि टोटल हुँ। बिज़नेस इंटरनेट से है, तो ये इसमें आपको बेसिक कोई सी। ऐप या ऐसे कोई टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आप ज़ोमैटो या वो स्विगी तो इस हाँ, तरीके यूज़ ज़ोमैटो, करते हैं। स्विगी के थ्रू कर रहे हो। अगर आपका खुद का प्लेटफ़ॉर्म है, हाँ, तो उसमें भी आप कर सकते हो। आपका खुद का टेक है और उसे आप एक एडवर्टाइज़मेंट कर सकते हैं, हुँ। तो वो भी आप कर सकते हैं ईज़िली। मार्केटिंग में कितना कॉस्ट जाता है जनरली? इसमें मार्केटिंग की तो फिर नीड नहीं होती है, क्योंकि अच्छा, ज़ोमैटो कर रहा होता है। हाँ, ज़ोमैटो या स्विगी के अंदर आपको मार्केटिंग करनी होती है, तो हुँ, फिर उनके अगेन चार्जेज़ हैं और अच्छा, उसके बाद आपको मार्जिन कुछ नहीं बचता। अच्छा। क्यों इतने कैसे चार्जेज़ हैं? थोड़ा अब बताएँ अगर? उनके चार्जेज़ कुछ मुझे जैसे याद है, पर क्लिक चार्ज होता है अच्छा, कि आपके पेज में आएगा कस्टमर, 1 मिनट रुकेगा तो वो 1 क्लिक माना जाएगा आपका। एंड उसका कुछ ₹5 से ₹15 तक अलग-अलग रेस्टोरेंट के लिए भी होता है। अच्छा, कि किस ओके। रेस्टोरेंट का कैसा क्या परफॉर्मेंस है, या नया है कॉस्ट तो पर क्लिक जिसे हम नए कहते में हैं। वो आपको ऑफर भी देते हैं कि हुँ, नया-नया है, एक काम करिए, आपको 5 पर क्लिक के हिसाब से। बट उसमें से कस्टमर कितना कन्वर्ट होगा, इस बात से उनकी कोई गारंटी नहीं होती है। अच्छा, 1 मिनट अगर कस्टमर आपके प्लेटफ़ॉर्म में विज़िट करता है, आपके आइटम्स देखता है, तो वो आपका क्लिक मान लिया जाएगा। ठीक है। थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैं आपको पूछ रहा हूँ, पर अगर आप सिर्फ़ बता पाएँ तो? हुँ, हुँ। आपने क्लाउड किचन से कितना कमाया है? मैंने पहले ही बता दिया है कि मार्जिन्स और जो उसकी कमाई है, वो ना के बराबर ही थी। तो अच्छा, ये बताना कि उसमें मैं अगर देखूँ, क्योंकि हमारे प्रॉफ़िटेबल था आपको? मतलब आप प्रॉफ़िटेबल में आ प्रॉफ़िटेबल गए था, थे? ओके, बट मैं उसे अल्टीमेट, अगर मैं अपनी कॉस्ट और अपने टाइम की कॉस्ट को देखूँ, हुँ, तो मैं लॉस में था। ओके, और वो इसलिए भी क्योंकि जो हमारे आइटम्स थे उनकी क्वालिटी हाई लेवल थी। हुँ, और वहाँ पे और हम लोगों ने उस टाइप से रेट्स नहीं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि लोग के जो डाइन इन के रेट्स हैं और जो क्लाउड किचन है, डिफरेंट होते हैं। और ओके, रखना पड़ेगा उनको। उनको वहाँ पे डाइन इन में उनको कोई ऑफ नहीं देना, वहाँ पे वो आपको कंपटीशन की वजह से 40% 50% ऑफ देना है।
हाँ। तो आप सेम रेट तो नहीं रख सकते हैं। सेकंड, आपको 30% कमीशन भी देना है ज़ोमैटो, स्विगी को, तो वो भी नहीं आप कर सकते हैं। तो इसलिए जो है, और हमने वो कॉस्ट नहीं बढ़ाई क्योंकि हमें नहीं लगा कि ये मतलब सही है, हुँ, ठीक है? तो हमें लगा कि हम शायद उतना जो प्रॉफ़िट है वो नहीं निकाल पाए। मैं जान पा रहा हूँ, मतलब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बन रही है जी। कि डाइनिंग, एक ही डिश का डाइनिंग में रेट अलग होता है और आपका क्लाउड किचन में हाँ, आपको मैक्सिमम डिस्काउंटेड जगह देते हैं। यही है जो मैंने देखा है। मेबी ओके, हो सकता है कि कोई ऐसे हों कि जिन्होंने नहीं कर रखा हो, बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि शायद किसी ने नहीं किए हों, क्योंकि वो अच्छा। सर्वाइव नहीं कर सकता अगर वो नहीं करेगा तो। हाँ, हाँ। और फूड वेस्टेज कैसे हैंडल करते हैं? फूड वेस्टेज तो नहीं है नहीं है इसमें, इसमें, कुछ फूड भी नहीं है। वेस्टेज तो नहीं है, क्योंकि आप बना के तो कुछ रखते नहीं हो ना पहले से प्रिपेयर करके। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ होता है कि भाई आपने पास्ता बॉईल कर लिया, तो आपने 5 पास्ता बॉईल कर लिया, 3 चले गए, 2 का बचा है तो फ्रिज में नेक्स्ट डे भी बराबर से यूज़ हो जाता है बिना किसी प्रॉब्लम, क्योंकि वो बॉइल्ड है। आपने फिर क्लाउड किचन से आपने और दूसरे बिज़नेसेस भी ट्राई किए जिसमें एग्रीटेक भी एक पोर्शन यस। था। एग्रीटेक में आपने क्या इनोवेशन या क्या इंट्रोड्यूस किया? एक्चुअली कोविड के टाइम में मैं किसान का बेटा हूँ, तो कोविड टाइम में मैंने देखा कि किसान सबसे ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि परेशान तो वैसे मतलब सारी जनता हुई, बट प्रोडक्शन वाला था या कोई ऐसे, तो वो अपना क्या माल रख सकता है, हाँ, बट किसान अपनी वेजिटेबल को तो नहीं प्रिक्योर करके रख सकता, हाँ। उसको तो निकालना ही है। अब कोविड में प्रॉपर चैनल नहीं था उनके पास कि वो जो है ना कॉरपोरेट में या डायरेक्ट सेल कर सके। तो हम लोगों ने एक डायरेक्ट चैनल बनाने की कोशिश की है अच्छा। कि किसान से लेके कॉरपोरेट तक डायरेक्ट हम चैनल बनाएं, या अभी हमने B2C पॉज कर रखा है क्योंकि थोड़ा मैन पावर की ज़्यादा नीड थी। हुँ, हमने B2C भी हम लोग वेजिटेबल्स प्रोवाइड की है, डिलीवर ओके, की है। एंड अभी हमारा जो है B2B में है टोटल। ओके, तो आफ्टर कोविड जो है ना, ये पूरा एक चेन सप्लाई हम लोगों ने डेवलप किया ग्रीन ओके, डेज के नाम से। ओके। और हमारा इसमें एक और भी था। एक्चुअली बहुत सारी वेजिटेबल्स में, मतलब देखा जाए तो अगर हम सबसे ज्यादा दिन में जहर खाते हैं तो सब्जियों के माध्यम से खाते हैं। अच्छा, ये सच है, सबसे बड़ा सच है, क्योंकि दिन में दो बार तो हम लोग सब्जियां खाते ही हैं, सब्जियां फल है, और उसमें इतनी सारे केमिकल। कीटनाशक हाँ, केमिकल्स होते हैं कि आप सच में अगर आप देख लो जब डाला जाता है उसमें, तो शायद आप खाना भी बंद कर सकते हैं। तो हमें ये लगा कि हम थोड़ा सा मार्केट में एक चैनल बनाएं और अच्छी वेजिटेबल्स को हम एंट्री दें। हम उन किसानों को भी मोटिवेट करें कि भाई आपको थोड़ा सा, हम आपको डायरेक्ट बेचोगे आप तो आपको मार्जिन है वो आपके बढ़ जाएंगे, हुँ, तो आप कम से कम कृपया ये तो ना करें कि आप जो है ना कोई भी पेस्टिसाइड डाल दे रहे हैं, कोई भी कीटनाशक डाल दे रहे हैं, या कुछ भी केमिकल डाल दे रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा वैसा चैनल बनाने की से कोशिश की है कि इन फ्यूचर में हम लोग ऑर्गेनिक की भी एंट्री दें, हुँ, क्योंकि एक चीज मैं MP का इनसाइट बता रहा हूँ आपको ऑर्गेनिक को लेके। मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान ऑर्गेनिक पैदा करते हैं। अच्छा। हाँ, हाँ, असम को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर घोषित दिया कर गया है, दिया है। हाँ, बट सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ किसान है ऑर्गेनिक में, वो MP के हैं, एमपी के अंदर है। ठीक है। बट इनके पास मार्केट प्लेस नहीं है, हाँ, तो इनके जो आइटम्स हैं, जो भी हाँ, ग्रेन्स जो हैं, प्रोड्यूस निकलता है उनका, इनका। हाँ, उनका वो सही रेट ही नहीं पाते हैं। हुँ, कौन से लोग ले जाते हैं? दिल्ली के, मुंबई के जो आए, जो भी कमीशन एजेंट्स हैं, हुँ, औने पौने रेट लिए इनसे कि भैया आप मजबूरी में जो भी देना चाहेगा बंदा देगा ही सही, और लेके फिर वो अच्छे रेट्स में प्रॉपर एक चैनल के माध्यम से वो सेल आउट करते हैं। तो आप बता रहे हैं बड़ा हानिकारक होता है जो हम सब्जियाँ वगैरह खा रहे हैं अभी। यस। तो ये जनरली इसको हानिकारक बनाता कौन है? जो मिडलमैन होता है वो करता है या क्योंकि किसान खुद कर लेता है? किसान को एक्चुअल में अगर रेट नहीं मिलेगा तो वो मार्जिन्स कहाँ से बनाएगा? प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसान को मजबूरी में भी जो है आपको जो फर्टिलाइजर है वो ज्यादा डालने पड़ते हैं, कीटनाशक डालने पड़ते हैं, एंड केमिकल्स डालने पड़ते हैं। आप उसको मजबूरी कहें या जो भी नाम दें उसको, हुँ, हुँ, मैं नहीं कहता कि किसान गलत कर रहा है, क्योंकि अगर उसका प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा है, हुँ, जो कि आप कई बार देखते हैं कि वो टोमेटोज है सड़क पे फेंक देता है, एंड हाँ, बहुत सारी चीजें हैं सड़क पे फेंक आंदोलन हो देता है, जाते हैं हाँ, ऐसे, रेट्स दूध नहीं फेंक मिलते दिया। हैं। हुँ, हाँ, दूध फेंक देता है, तो वो क्यों होता है? क्योंकि रेट नहीं मिल रहा, हुँ, ठीक है। तो इस वजह से वो मजबूरी में, तो हमें लगा कि अगर डायरेक्ट ये चीज सेल आउट होने लग जाए, हुँ, क्योंकि एक्चुअल में इसमें जो मीडिएटर्स हैं वो सबसे बड़ा मार्जिन रख रहे हैं। अच्छा, सेम ऑर्गेनिक में भी यही हो रहा है, ऑर्गेनिक फूड में भी, कि मीडिएटर से ही मैक्सिमम मार्जिन रख ले रहे हैं। तो हमें ये कि हम एक ऐसा चैनल बनाएं कि जिससे कि किसान जो डिमांड कर रहा है या जो उसकी लागत के अकॉर्डिंग है, वो रेट क्यों ना उसको जो है मिले, और उसका छोटा सा ही पार्ट मीडिएटर्स को जाए। तो ये बेसिकली एक तरह का मार्केट प्लेस होगा जहाँ पे वो लोग
अपना प्रोड्यूस जो है किसान वो डायरेक्ट डायरेक्ट बेच सकता है। हाँ, हम लोग अभी तो हम लोगों ने बेसिक चैन सप्लाई है, क्योंकि हमारा टेक इसमें हम लोग अभी लेके नहीं आए हैं। अप्रोक्स 80% डेवलप हो चुका है हमारा टेक। हम्म, बट वो इन फ्यूचर यही है कि कोई किसान है कहीं पे भी बैठा है, हम्म, उसने अपने प्रोडक्ट की एंट्री की कि मेरे पास ऑर्गेनिक का ये 5 कुंटल गेहूं है, एंड ये मेरी जगह है, ये मेरा रेट है। उसने एंट्री डाली हमारी उसमें। इधर बायर बैठे हैं कि भाई हमें चाहिए, एंड उन्होंने उनसे सेल आउट मतलब परचेज कर लिया। उसके ट्रांसपोर्टेशन का जो चैनल है वो हमारा प्लेटफॉर्म है कि ओके, उससे लेके वहां तक पहुंचाना। ओके। और उसमें हमारे एक बेसिक से बहुत ही बेसिक चार्जेज होंगे। आप इतने सारे बिजनेसेस एक साथ कैसे मैनेज करते हैं? मैं भी थोड़ी देर पहले भी ये सोच रहा था कि बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए। आप कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे बिजनेस? इतने सारे नहीं है एक्चुअली, मेरी एक ही पेरेंट कंपनी है, एंड उसके ये दो ही, एक फूड में था जो कि मैंने अभी पॉज किया हुआ है, हाँ, और ये ग्रीन डेज जो हमारा सप्लाई चेन है। तो ऑटोमेशन में तो आप कुछ भी कर सकते हो ना, उसको ऑटोमेशन में आप ले जाओ। ओके, अभी भी जो मेरा ग्रीन डेज का है ऑटोमेटेड है। जो ओके। चीजें हैं, जो लोग हैं, जो परचेज मैनेजर हैं, जो सप्लाई है, डिलीवरी है, हुँ, वो हुँ, सारी फिक्स है। हुँ। मुझे थोड़ा-सा देखना पड़ता है, वो देखना पड़ता है सेल्स का, अच्छा। कि कैसे क्या है, क्योंकि यहाँ पे वेंडर्स बड़े होते हैं, बड़े हुँ, होटल्स होते हैं, तो कई बार उनके साथ मीटिंग्स करनी पड़ जाती है। हुँ, बस यही एक मेरा जो रोल रहता है, तो ओके। ईज़िली मैनेज हो जाता है। सो नॉर्मली आपको क्या लगता है एज़ एक्सपीरियंस्ड फाउंडर कि एक यस। फाउंडर को क्या-क्या रोल्स परफॉर्म इनिशियल स्टेज में करना चाहिए? थोड़ा-सा बड़ा क्वेश्चन है, एंड झाड़ू लगाने से लेके सारे काम करने पड़ जाते हैं स्टार्टिंग में। हाँ, मतलब रेस्टोरेंट में प्लेट्स भी धोनी पड़ी है। अच्छा, आपका बंदा नहीं आया नहीं है, है। कस्टमर बैठा है, आप क्या करोगे? अब या तो कस्टमर को बोलो कि भैया आप जाओ, हमारा बंदा नहीं है, हाँ, तो कस्टमर वो अगली बार नहीं आएगा। नहीं आएगा। ठीक है? और या तो फिर अगर आप अच्छे ओनर हो, तो आपको देना चाहिए, उसको सर्व करना चाहिए, हुँ, क्योंकि बंदा भूखा है। आप वहाँ पे मतलब ये नहीं है कि बंदा नहीं है यार मुझे प्लेट धोनी पड़ेगी। बंदा भूखा बैठा हुआ है, एंड वो उस मतलब उम्मीद से आया हुआ है कि यार मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ का पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी मतलब फूड आइटम है वो मुझे खाने को मिलेगा। हाँ, जैसे हमारे पास्ता पॉपुलर थे काफ़ी, हमारी एक पान चाय थी, वो बहुत पॉपुलर थी। पान एंड चाय। हाँ, हमारा एक चोको लावा केक था जो फ्रेश बनता था। हाँ, हाँ, तो वो कुछ बहुत अच्छे पॉपुलर प्रोडक्ट है जिसकी वजह से ही लोग आते थे हाँ, स्पेशली। अब वो बंदा आया है 4-5 किलोमीटर दूर से आया है, और आप बोलो नहीं वो तो मेरा अभी बंदा नहीं आया है, अभी आप 1 घंटे बैठो, कैसे बैठ सकता है? तो फिर और दूसरा भूखा है, तो फिर हम लोग खुद से भी बना के दिए। तो मतलब एक छोटे ऑनर में आप स्टार्टिंग में तो आपको कुछ भी करना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। हुँ, अकाउंटिंग भी करनी पड़ेगी, आपको अपना डेटा भी जीएसटी फाइल करने के लिए देना पड़ेगा, और बाकी आपको परचेजिंग, सेल्स मैनेजर और सोशल मीडिया मार्केटिंग, मतलब वो सब कुछ करना पड़ेगा इनिशियल डेज में। इनिशियल डेज़ में। जैसे-जैसे आप उसे ऑटोमेट करते जाएँगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को देते जाएँगे, तो वैसे-वैसे आप अपने आप को एक अच्छी जगह पे रख पाते हो। आप ऑटोमेशन का ज़िक्र कर रहे हैं, तो ऑटोमेशन के लिए आप कैसे कैसे करते हैं बिज़नेस में ऑटोमेट? फॉर एग्जांपल वेजिटेबल का है, तो उसमें सारा जो ऑर्डरिंग है वो हमारा सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करता है। मैन्युअली कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। उतनी ही वेजिटेबल आती है हमारी, कि हमारे पास अगर इधर से 1 कुंटल आलू की डिमांड है, तो उधर से 1 कुंटल आलू ही आएगा। हुँ, तो हमें क्या है उसको मतलब खराब होने का डर नहीं रहता। हुँ, कल को दूसरे आइटम, चलो आलू तो फिर भी थोड़े टाइम चलता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, लाइक पालक पालक, है, मेथी वगैरह। मेथी है, ये तो वो हमें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड क्योंकि जो ऑर्डरिंग है, वो तो ख़ैर अभी उसमें भी अगेन हम लोग अभी टेक नहीं डाल पाए हैं, हुँ, बट फिर भी ऑटोमेट है वो हमारा, क्योंकि व्हाट्सएप भी हमारा मैनेज कर देता है, क्योंकि बी टू बी है तो ईज़िली मैनेज हो जाता है। ओके, ठीक है? अब इसमें हमारा जो परचेजिंग मैनेजर है वो फिक्स है कि इसको अब उसको ये लिस्ट मिल चुकी है कि उसको क्या लाना है। हाँ, वही चीज़ वो परचेज़ डिमांड करके क्रिएट हो लाया। गया है। पैकेजिंग वालों ने पैकिंग की जो भी ऑर्डरिंग है, डिलीवरी वाले ने डिलीवर कर दिया। ठीक है? और जो मार्केट में सेल्स वाला है, उनमें से सेल्स को मैं ही क्योंकि लीड करता हूँ, तो मैं हूँ, और जो मेरी टीम है वो सेल्स देखती है। तो वो ईज़िली सारी चीज़ें हैं कि कौन क्या करने वाला है इसमें, तो ऑटोमेट हो गए। अभी कल को मैं अगर अपनी जगह में, क्योंकि अभी इंदौर में ही है सिर्फ़ ग्रीन डेज, तो मैं मैनेज कर लेता हूँ। नहीं तो कल यहाँ पे भी एक बंदे को एज़ ए मैनेजर बैठा दिया कि भाई सेल्स भी तू ही देख, हुँ, तो वो सारा ऑटोमेट हो गया। हुँ, कल को टेक आ जाएगा तो और इजी हो जाएगा थोड़ा-सा। हुँ, हमारा जो कस्टमर है वो अ, डेली रेट्स पे भी आ सकता है। अभी भी डेली रेट्स पे है, बट उसमें उसको भरोसे से लेना पड़ता है। कल को वो देख भी सकता है कि आज का रेट क्या है या कल का रेट क्या था।
तो वो भी कर सकता है। एक धारणा ऐसी चल रही है जैसे 2024 पूरा साल हमारा एआई पे गया जैसे है ना? पहले चैट जीपीटी आया, फिर सबने उसको अडॉप्ट किया, हुँ, जेमिनी आया, बहुत सारे आ गए, हुँ, हुँ, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च कर लिया। हुँ, हुँ, तो लोगों में एक डर बैठ गया है कि एआई आए तो हमारी जॉब चली जाएगी। हुँ, तो हुँ। आप मानते हैं ऐसा? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि एआई से जॉब जाएगी, हाँ, क्योंकि हमारा मतलब एक फैमिली बिज़नेस कहें या फ्रेंड्स का कहें तो आईटी का भी बैकग्राउंड है हाँ, और मैं काफ़ी टाइम बैठता हूँ वहाँ पे। तो जो मैंने देखा है कि आपको थोड़ा-सा एडवांस होने की नीड है, हुँ, कि पहले आप सिर्फ़ नॉर्मल कोडिंग करते थे, हुँ, अब एआई के साथ में कोडिंग कर रहे हो तो जो कोडिंग आप 1 महीने में करते थे, वो 2 दिन में हो गई आपकी, हाँ, ठीक है? क्योंकि एआई ने कोड लिख दिया, हुँ, आपको सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूट करना है, क्या पता कल को वो भी होने लग जाए, हुँ, एग्ज़ीक्यूशन भी खुद ही होने लग जाए। बट कर तो ये एक इंसान ही रहा है ना, हुँ, तो वो काम फ़ास्ट हो गया है और चीज़ें भी फ़ास्ट होंगी। देखिए, अगर आज से कुछ 25 साल 10 मतलब हाँ 25 साल पहले कहें, तो एक धारणा ये भी आई थी कि कंप्यूटर इंडिया आएगा। में आ गया है, सारी जॉब्स चली जाएँगी। बट आप बताइए गई क्या? हुँ, मतलब आज भी जो है ना जॉब के लिए स्किल्ड जो है ना प्रोफ़ेशनल नहीं मिलते हैं, राइट। ठीक है? तो और तब भी ऐसा था। तो एआई की वज़ह से भी लोग बोल रहे हैं ऐसा, बट जॉब नहीं जाने वाली। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो ऑटोमेट में तो आप उसमें एडवांस हो जाइए। जैसे मैं आज ही एक रील देख रहा था कि एआई ने क्या किया, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटिंग के लिए, उसके लिए आपको एक बेसिक उसको कमांड देने पड़ते हैं ना, प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा प्रॉम्प्ट आपको। देना पड़ता है ना, कि आपको अगर 10 लाइन तो आपको 2 लाइन लिखना पड़ा ना, हुँ, वो 2 लाइन तो उसने लिख के नहीं दिया ना कि हमने सोचा और उसने लिख के दे दिया, तो शायद होता कि भाई हमारा काम। तो मतलब ये कहते हैं कि एआई जो है ना अभी थोड़ा इंटर्न की जैसे है, हाँ, कि आप इंटर्न को बोल दिया कि यार कुछ ऐसा लिख दो, इंटर्न ने उसको जो है ना ज़्यादा पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया। ये बहुत बढ़िया उपमा दे दी आपने एआई को इंटर्न बोल के। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एग्रीटेक में या क्लाउड किचन में आपने कभी यूज़ किया? अभी तो मार्केटिंग में ही थोड़ा-सा यूज़ होता है अच्छा, और कैसे यूज़ अभी करते हैं आप मार्केटिंग में? मार्केटिंग में कि कंटेंट लिखने के लिए जब पहले हमें बहुत टाइम लगता था, या वो वर्डिंग्स नहीं ढूँढ पाते हो आप कि हम क्या लिखें, कैसे लिखें, तो एआई उसको ईज़ी कर देता है, आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। हाँ, नहीं पहले सोचना पड़ता था यार क्या डालें, दीपावली आ रही है तो थोड़ा डिफरेंट वे में कैसे मैसेज ड्रॉप करें, हाँ, हाँ, तो हाँ। अब एआई वो सब आसान कर देता है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या करना है, एआई में डालो कि भई प्रॉम्प्ट लिखो ये चाहिए, उसने लिख के आपको दे दिया। कोई भी एक बिज़नेस में रघुराज जी एक कस्टमर डेवलपमेंट करना बहुत टफ होता है। सेल्स करना या कस्टमर बिल्डिंग यस। करना बहुत टफ होता है। आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं? सर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा टफ होता है। उसमें 2 चीज़ हैं, अगर आप सेम क्वालिटी दे रहे हो, तो रेट आपके कम होने चाहिए, अच्छा, और अगर आप सेम रेट में दे रहे हो, हाँ, तो क्वालिटी आपकी अबव होनी चाहिए, मतलब हाँ, अच्छी होनी चाहिए उससे, ओके, कॉम्पिटिटर से, हुँ, ठीक है? ये 2 चीज़ों पे ही सारे बिज़नेसेस चलते हैं, हाँ, ठीक है? मार्केट में वेजिटेबल्स बहुत सारी आ रही थी, ऐसा नहीं है, और मतलब आप मंडी में देखोगे तो हाँ, 5000 लोग मिल जाएँगे। बट उसमें ऑर्गेनाइज़्ड वे की जहाँ बात करें, तो सिर्फ़ 8% बिज़नेस होगा, हुँ, 92% आज भी अनऑर्गेनाइज़्ड मार्केट है। कोई कॉम्पिटिशन नहीं है आपका। आप तो जितना कैप्चर कर सकते हो कर लो, हुँ, ठीक है? तो एक वो है। अगर फूड में जहाँ बात करें, तो फूड में बहुत सारे जो है ना लोग हैं, लेकिन आप बहुत सारे आउटलेट को जानते हो जिनकी क्वालिटी एक्चुअल में अच्छी क्वालिटी है। जी, जी, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक साकेत में कैफ़े है, मिट्टी कैफ़े। हाँ। ये पॉडकास्ट वो सुनेंगे तो उनको जो है ना मुझे जो है ना और आपको चेक देना चाहिए कि हमारी फ्री में मार्केटिंग कर दी। बट मैं उनके किचन में गया, हाँ, ठीक है? क्योंकि उनकी कॉस्टिंग मुझे ज़्यादा थोड़ी-सी लगती थी कि यार इनकी हाँ, कॉस्टिंग ज़्यादा है, तो मैं किचन में गया क्योंकि मैं एज़ अ वेजिटेबल सप्लायर भी था, तो मुझे जाने का मौका मिला। तो मैंने देखा एक्चुअल में वो जस्टिफाई करते हैं। हाँ, मतलब कि उनकी जो क्वालिटी है, वो वैसी है कि वो कॉस्ट जस्टिफाई करता है, जो वो चार्ज प्रीमियमनेस कर दे रहे हैं। देते हैं वो। हाँ, प्रीमियम देते हैं, बहुत ऐसे भी चार्जेज़ नहीं हैं, हुँ, एक मीडियम से थोड़े से अच्छे हैं, बट जो क्वालिटी है, वो मैं बहुत सारे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट के किचन में गया। आप बिलीव नहीं करेंगे कि 80% लोग धनिया को धुलते तक नहीं है, यूँ ही काट के डाल देते हैं। आह! आप समझ लीजिए, 80%, ठीक है? टमाटर कोई नहीं धुल रहा होता है, शायद आलू क्योंकि उसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, तो मुझे लगता है धुल लेते होंगे। मतलब मैक्सिमम वेजिटेबल्स ऐसे ही जो है ना बॉयल हुई और और हम जो है तो ना खा भी जाते हैं। हाँ, बट कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, वो प्रॉपर करते हैं, तो फिर वो तो कॉस्ट जस्टिफाई करते हैं ना, वो मतलब क्वालिटी है, तो अगर क्वालिटी अच्छी है, तो फिर प्रीमियमनेस वो प्रोडक्शन चार्ज कर सकते होती हैं। है। हाँ, 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 ओके। तो जैसे कोई एक स्टार्टअप चालू करता है, एक नया बिज़नेस चालू करता है,
तब आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, आपका नाम नहीं होता है, किसी को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में नहीं पता होता है। तब कस्टमर डेवलपमेंट अर्ली स्टेज में कैसे करते हैं? सर आज के टाइम में तो इतने सारे टूल्स हैं, ये वाली बात अगर 20 साल पहले या 10 साल पहले अपन करते, हाँ, अब हाँ। तो सोशल मीडिया का टाइम है, आप इजीली जो है सोशल मीडिया में प्रमोट करो, आप बहुत सारे रील्स के फॉर्मेट आ गए हैं एंड पैम्पलेट के फॉर्मेट, अब तो मतलब प्रिंट मीडिया तो गायब होने लग गया है, बट अगेन प्रिंट मीडिया गायब नहीं करना चाहिए, वो भी हम हुँ, लोग आज भी पैम्पलेट थ्रो करवाते थे न्यूज़पेपर एंड वगैरह हुँ, हुँ। चीज़ों मीडियम से, बट लिंक्डइन यूज़ कर सकते हैं। यस एंड बाकी सोशल मीडिया तो हर किसी के फ़ोन में है और मुझे लगता है कि एवरेज 2 से 4 घंटे लोग सोशल मीडिया में दे रहे हैं, हुँ, तो आप इज़िली अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। कोई मतलब ओके। बड़ा वो नहीं है। हाँ, अब उसको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है ये आप किसी अच्छे सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटर से आप मिल लें, हुँ, तो बेटर होगा कि वो आपको गाइड कर पाएगा कि आप कैसे-कैसे आप जो है ना अपना एडवर्टाइज़मेंट करो। अर्ली स्टेज में मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो थोड़ा-सा कैलकुलेशंस होने चाहिए। मैं इसको इस फॉर्म में बोलता हूँ कि अगर आपको ब्रांड बनाना है, हुँ, तो खर्च करना चाहिए ज़्यादा। हुँ। और अगर आपको थोड़ा-सा पैसा बनाने की तरफ है कि भई लॉसेस नहीं करना है, सेल्स पहले चाहिए। हाँ, हुँ, तो सेल्स चाहिए, तो थोड़ा-सा सेल्स पे ज़्यादा मार्केटिंग पे कम फ़ोकस करो हाँ, हाँ, कि आपको सेल्स कहाँ से आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऑफ़र्स डायरेक्ट आप दे सकते हो या स्पॉन्सरशिप दे सकते हो। जैसे हम उस टाइम पे हमने अर्बन गुमटी को एक अच्छा ब्रांड इंदौर का बना लिया था। हुँ, वो कैसे कि हम हर कॉलेज में जाके स्पॉन्सरशिप देते थे। हुँ, तो वो बहुत कम कॉस्ट में हो जाता है स्पॉन्सरशिप कि आपने 20%, 30%, 50% ऑफ दिया, हुँ, तो एक कूपन आपका 50% का है, हुँ, तो बंदा ईज़िली आया एंड सेकंड 30% का है, 20% का है, तो वो रिपीट होना और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, तो फिर अगेन, अगेन, अगेन आएगा ही आएगा हुँ, कस्टमर आपके पास। तो ये चैनल जो है भी काम करते हैं। मार्केटिंग में। यस। बहुत सारे लोग फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम एड्स पे बहुत पैसा खर्चा करते हैं अर्ली स्टेज में, तो सही है होता है या गलत होता है ये? अगर उनका मार्केटिंग बजट है, तो बिल्कुल सही है। हुँ, और अगर पहले से ही बजट कम है और एक साथ मतलब मेरा ये है कि ओवरऑल बिजनेस का है कि आपके जेब में आप 1 लाख रुपए लेके चलते हैं तो 50,000 रुपए अपने जेब में रखो 50,000 में ही चीजों को करो क्योंकि उसके बाद होता है कि बिजनेस जो मुझे लगता है और सबको भी लगता होगा कि कनेक्टिंग डॉट्स होता है। हुँ, बहुत सारे ऐसे दुनिया में बिजनेसेस हैं जो कि स्टार्ट किसी और प्रोडक्ट से हुए थे और हैं कहीं और पे। है कहीं और। ठीक है, वो ऐसे यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी ब्रांड में से मतलब सैमसंग जैसे भी बने हैं ऐसे, ठीक है? फ्लिपकार्ट ने भी ऐसे ही शुरू किया हाँ, था, बुक कि बेचते-बेचते बुक अब बेचते-बेचते और अब तो अभी स अभी कहीं पे है। तो अब जब आपको ये आइडियाज़ अच्छे आइडियाज़ आना स्टार्ट होते हैं, देखिए आप अगर मतलब फैमिली बिज़नेस में हैं, तो आपको तो पता है सब। हुँ, बट अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, हुँ, तो फिर आपको पैसे लेके चलना चाहिए क्योंकि जब आपको थॉट्स आएँगे ना अच्छे, तब आपके जेब में पैसा नहीं बचेगा ना बॉस कुछ नहीं कर पाएँगे, ठीक है? और ये हमारे साथ भी हुआ है ऐसी प्रॉब्लम कि जब हमें लगा कि नहीं यार अब राइट टाइम और अब हमें मतलब सही से बिज़नेस की समझ आई है, तो देखा कि पैसे तो जेब में बचे नहीं इवन गड्ढे ऊपर से कर लिए। हुँ, तो ये गलती नहीं करनी चाहिए कि आप अपना 50% पैसा सेव करके चलो, हुँ। कैसे भी करके उसको 50% में ही बिज़नेस को करने की कोशिश करो आप। इस साल तो बहुत ज़्यादा नहीं पर इसके पहले हम लोग बहुत सुन रहे थे कि इस स्टार्टअप को फंडिंग मिल गई, उसको इतने बिलियन डॉलर्स की मिल गई, उतने मल्टी बिलियन डॉलर्स की मिल गई। बहुत से इंडिया में भी रहे, बहुत से बाहर भी रहे। क्या वीसी फंडिंग या इस तरह की फंडिंग्स में जाना चाहिए स्टार्टअप को? बिल्कुल जाना चाहिए और लोग जाते भी हैं। अब ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस मॉडल क्या है, हुँ, उसकी ग्रोथ रेट उसको कितनी रखनी है और बूटस्ट्रैप मॉडल भी बहुत अच्छे मॉडल्स होते हैं हुँ, हुँ। कि ज़ेरोधा है 100% बूटस्ट्रैप मॉडल से आया हुआ है। बूटस्ट्रैप में जनरली होता क्या है? दोनों के अ, बारे में थोड़ा-थोड़ा हाँ, बताइए आप। बूटस्ट्रैप में कि आपने जो प्रॉफ़िट निकाला उसी को री-इन्वेस्टमेंट करके और बढ़ते चले जाओ। हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो ग्रीन रेज है हमारा वो बूटस्ट्रैप मॉडल हमारा रहा है कि हमारा जो प्रॉफ़िट आता था री-इन्वेस्टमेंट मतलब हमने 20,000 से एक्चुअली स्टार्ट किया था। हुँ, आज 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा, बट ये सब उसी के ही अंदर का इन्वेस्टमेंट है, हुँ, जो प्रॉफ़िट आया री-इन्वेस्टमेंट करते-करते। ओके। ये बूटस्ट्रैप मॉडल है एंड जो स्टार्टअप फंडिंग वगैरह है, अगर आपका आइडिया अच्छा है, आपको लगता है कि कोई इन्वेस्ट करता है, पहले क्या था कि आइडिया पे फंडिंग हो जाती थी, अब थोड़ा-सा ऐसा नहीं है। हुँ, अब कोई भी इन्वेस्टर ये ज़रूर देखता है कि भैया क्या रेवेन्यू है इसका हुँ, एंड कितना ये मार्केट में एक्सेप्टेबल है और कितना इसकी ग्रोथ रेट क्या है, मार्केट साइज़ क्या है। कोविड के टाइम में आपने देखा हो एकदम एडटेक की हुँ,
मतलब आंधी आई। बायजूस और वो एकदम हाँ, सुपर और डुपर इसके थे। बाद पता चला फ्लॉप होना स्टार्ट हो गए जैसे ही कोविड खत्म हुआ या थोड़ा सा नॉर्मल चीजें आई। तो अ, इससे क्या है ना, इन्वेस्टर को लॉस भी हुए हैं, बहुत ज्यादा लॉस हुए। ठीक है, तो इन्वेस्टर जो है ना अब आंख बंद करके नहीं पैसा देता, इसलिए आप अब के टाइम में थोड़ा देखते होंगे कि थोड़ा जो है ना अच्छे स्टार्टअप्स को ही एक्चुअल में पैसा मिलता है। बट पैसा अभी भी मिलता है, फंड मिलते हैं और कोई भी ले सकता है। आपने आज तक कभी फंडिंग नहीं ली? अ, अभी तो प्रॉपर वे में नहीं ली है। अच्छा। एंजल इन्वेस्टर लेवल पे कह दें कि यार दोस्तों से, हाँ, तो उन्होंने जरूर फंड किया है हमारे बहुत सारी जरूरत पड़ने पे। हाँ, हाँ। बट वो एज ए स्टार्टअप वाले मॉडल का नहीं रहा है कि जहाँ मुझे इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ी हो। इस हाँ, टाइप के फंड नहीं लिए। इन फ्यूचर के जरूर हमारे प्लान्स हैं। ओके। एज़ अ फाउंडर एक क्या माइंडसेट ज़रूरी है किसी भी फाउंडर को एक स्टार्टअप से एक उसको एक सस्टेनेबल बिज़नेस बनाने में? हर इंडस्ट्री का एक अलग थोड़ा सा रहता है। बट बेसिक से ये है कि थोड़ा सा नॉलेज गेन करना चाहिए उसको। अच्छा, ये बड़ा एक आउट ऑफ क्यूरोसिटी है और जनरल बहुत ज़्यादा सर्च भी होता है गूगल या यूट्यूब पर जब भी कोई स्टार्ट करता है हम्म, कि मुझे स्टार्टअप शुरू करनी है, बिज़नेस मॉडल क्या होगा? तो मान लीजिए कि आपने स्टार्ट किया फूड का, तो हम्म। एक बिज़नेस मॉडल आपने कैसे डेवलप किया? बिजनेस मॉडल ये तो पहले से ही डिसाइड होता है, ऐसा नहीं है कि बाद में डिसाइड, क्योंकि जैसे स्टार्टिंग में थे। हाँ, गलतियां हमने अगेन वहां पे की है कि हम जिस मॉडल में स्टार्ट किए थे उस मॉडल को हम लोग अप्लाई ही नहीं कर पाए, एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए। अब उसकी कई सारी वजह थी कि जो हमारे पार्टनर्स थे वो एग्री नहीं किए कि फॉर एग्जांपल हम लोग स्टार्टिंग से फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना चाह रहे थे। अच्छा। हमारे पास प्रोडक्ट फ्रेंचाइजी मॉडल के थे हुँ, एंड हमें उसके लिए इन्वेस्टमेंट की नीड थी। हुँ, बट हमारे जो पार्टनर थे वो इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाह रहे थे। हुँ, तो ऐसी गलतियां की, क्योंकि हमने क्या है, मार्केटिंग में अच्छा एक्सपेंस किया क्योंकि हमें ब्रांड बनाना था, हुँ, हमें फ्रेंचाइजी देनी थी। और वो हमने किया भी, ब्रांड बना भी लिया, सारी चीजें की। बट अगेन जब तक कि आगे बढ़ते हमारे पास फंड नहीं था और इक्विटी डाइल्यूट पार्टनर नहीं करने दे रहे थे। हुँ, मतलब कहीं ना कहीं जो हमारी प्लानिंग थी उसमें कुछ ग्लिच थे हुँ, कि हम जो स्टार्टिंग से नहीं वो थे। अब बाद में तो आप पार्टनर को भी नहीं एग्री कर सकते कि भाई, वो यही बोलेगा कि यार पहले क्यों नहीं बताया, अगर आपको इस मॉडल में ही जाना था या मतलब हुँ, इन्वेस्टमेंट ही लाना था। तो थोड़ा सा ये मॉडल तो पहले से डिसाइड होना चाहिए, उसके लिए ही एक्चुअल में आर&डी चाहिए हुँ, कि हम पहले से किस उसमें हैं। जैसे इसके बाद हमारे पार्टनर से जब कंपनी से निकले, मैंने पूरी कंपनी ली। हुँ, तो फिर मैंने उसको क्लाउड किचन में तभी कन्वर्ट किया कि यार जो है इसको प्रॉपर थोड़ा सा करें, क्योंकि लॉस हमारे उस टाइम पे हो रहे थे। हाँ, कोविड भी आ चुका था तो और भी लॉसेस कि हमें ऐसा लग रहा था कि अब लॉसेस बढ़ने ही वाले हैं। हुँ, तो फिर हमने उसको क्लाउड किचन में कन्वर्ट किया। तो मॉडल अगेन, आप बीच में भी मॉडल होते हैं, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। डेवलप होते ही जाता है। यस, बट पहले से भी होना चाहिए आपका कुछ। जनरली जो यंग जनरेशन है या हमारे टाइम से जब से स्टार्टअप का किस्सा शुरू हुआ था इंडिया में, तो यही देखा जा रहा है कि जो आईआईटी है, जो आईआईएम है, ये ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं या इनको फंडिंग ज़्यादा मिलती है। तो फंडिंग आप ज्यादा मानते मिलती है। हैं तो आप मानते हैं कि एक आईआईटी आईआईएम होना ज़रूरी है एक बिज़नेस को अच्छा बनाने के लिए? देखिए, फंडिंग ज्यादा मिलती है ये तो सच बात है। हाँ, बट प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाते हैं ये सच नहीं है। हाँ। अगर देश में किसी स्टार्टअप ने सबसे ज्यादा पैसा बर्न किया है या डुबाया है, वो यही लोग थे। आप देख लीजिए, आप सारे स्टार्टअप आपको दिख जाएंगे कि कौन किसने स्टार्ट किया और किसने उसे प्रॉफिटेबल बनाया और किसने कितना पैसा बर्न किया, बाकी है। लॉस किया। तो उनमें से आईआईएम एंड आईआईटी वाले ही ज्यादा आपको मिलेंगे। हुँ, बट ठीक है, वो ऐसा है कि अपनी देश में कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे शादी करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब वाले से ही करेंगे। हाँ, ठीक है, क्योंकि सिक्योर्ड है। अरे उसकी लाइफ की सिक्योरिटी तो है नहीं, बट जॉब सिक्योर लेके चलते हैं लोग। हुँ, ठीक है, एंड तो ये एक वो है लोगों के दिमाग में कि माइंडसेट भाई है एक। माइंडसेट है। ऐसा माइंडसेट इसको लेके भी, हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़े से वेल एजुकेटेड होते हैं। आप कह सकते हैं कि एक आईआईटीएन और एक आईआईएम वाला का जो एजुकेशन होता है वो एक अच्छी क्वालिटी का होता है। तो उसपे कोई दांव खेलता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनसे अच्छे अगर कोई सेकंड जनरेशन वाला आ रहा है हुँ, बिजनेस में, तो मुझे लगता है उनसे बेहतर होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि धंधा कैसे चलता है। हुँ, एक मारवाड़ी जैसे हैं, हुँ, तो उनका पैसा इतना आसानी से नहीं डूबता है। तो वो चीज होती है, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉफिट करते हैं।
बाकी चीजें तो माइंडसेट वाला तो है, उनको फायदा मिलता है उसका। मारवाड़ी की बात करी तो मारवाड़ी और गुजराती लोगों में ऐसा क्या खास होता है कि इनका छोटा बिजनेस भी बड़ा सक्सेसफुल होता है? सर वो तो एक जनरेशन टू जनरेशन का और ब्लड में आ चुका है बिजनेस। अच्छा। सबसे ज्यादा तो मुझे वही लगता है कि जो आज हम मतलब एक न्यू स्टार्टअप या दूसरा कोई R&D कर रहा होता है, और उनकी वो R&D ब्लड में होती है, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। अब उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं कि जनरेशन टू जनरेशन, या वो देख रहा होता है कि कहाँ पे लॉसेस होता है, लोग धोखा कहाँ पे देते हैं, कहाँ पे ट्रस्ट करना चाहिए, कितना ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये सारी बातें उसको पता होती हैं। यहाँ पे वो सारी बातें नहीं पता होती हैं। बंदा आया है, नया नया है, पापा कहीं और थे, जॉब में थे, एग्रीकल्चर में थे, या किसी ऐसे मतलब एक छोटी सी दुकान टाइप में थे, जहाँ की कोई टेक्नोलॉजी और सिस्टम नहीं था। उन्होंने अकेले ही मतलब सेल्फ एम्प्लॉय टाइप के, सेल्फ एम्प्लॉय से बंदा अब अगर यहाँ स्टार्टअप में आ रहा है, तो उतना वो नहीं देखा होता है कि जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स आती हैं बाद में। तो वो डिफरेंस एक बेसिक सा रहता है। जनरेशन जी जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जेन जी, यस यस। है ना? बड़ा ही ट्रेंडिंग वर्ड है। हाँ, आजकल बहुत ज्यादा है। आजकल बहुत ज़्यादा हाँ। ट्रेंडिंग वर्ड है, बट हालाँकि यही आगे के कस्टमर्स बनने वाले हैं। हम्म। तो ये बड़े टेक सेवी हैं। तो आपके करंट बिज़नेस में, चाहे वो ओपन नेटवर्क कर रहे हैं या एग्रीटेक में, हम्म। आप इसको कैसे ढाल रहे हैं? कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं? अब वैसे तो देखिए, मेरे जो पहले के जो दोनों बिजनेस हैं, वो तो नीड बेसिस पे हैं। हाँ, ठीक है, आपको वेजिटेबल खानी पड़ेगी, चाहे आप जेन जेनजी ज़ी हो हो। या कोई और जी हो, आपको वेजिटेबल तो लेनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, जेनजी अब थोड़ा सा ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग भी ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। हुँ, थोड़ा सा उनको है कि नहीं यार, इतना फर्टिलाइजर नहीं होना चाहिए, या इसमें इतनी प्रोटीन होना चाहिए। तो थोड़ा सा वो ओरिएंटेशन हमारा है ओके। कि हम आपको प्रॉपर ऑर्गेनिक की तरफ ले जाएंगे, एंड जो सही वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो फार्मर से हम आपको वेजिटेबल ला के देंगे। हुँ, ठीक है। प्रॉपर एक रहेगा कि हम आपको कुछ भी नहीं खिलाएंगे, तो वो रहेगा। बाकी तो खाना तो आपको पड़ेगा ही। इसका आपका मार्केटिंग पे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? इंडियन जेनजी कस्टमर्स का हाँ, मार्केटिंग पे तो अभी इतना नहीं है, क्योंकि अवेयरनेस स्टार्ट हुई है। हुँ, हुँ, तो ठीक है, मतलब कि 2-4% आप उसको ले लो कि थोड़ा सा एक एडवांस मतलब होते जाना पड़ रहा है, हुँ, हुँ, कि थोड़ा सा टेक है, तो बंदा वेजिटेबल में नहीं जाएगा लेने, ये है कि भाई घर पे ही आ जाए। हुँ, हुँ, और वेजिटेबल में जैसे एक और नया ट्रेंड आया है कि चॉप्ड वेजिटेबल डिलीवरी। हुँ, हुँ, ठीक है, तो हम लोग भी थोड़ा सा, जैसे ही हम लोग B2C वाला मॉडल अपना ओपन कर देंगे, हुँ, तो उसमें चॉप्ड वेजिटेबल भी, क्योंकि जिंजी के पास टाइम नहीं है कि वो हुँ, वो मे, ब्लिंकिट से ही ऑर्डर करेगा। मेथी जो है ना तोड़े 1 घंटे तक। हाँ, तो अगर वो तोड़ी हुई मेथी उसको मिल जाती है, तो इजी होगा उसके लिए। हुँ, तो बस यही है कि जो थोड़ा सा टाइम सेविंग चीजें हैं, वो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे अप्लाई होती है जेनजी के लिए, कि आप पैक दे दो उनको, थोड़ा सा सॉर्टिंग करके दे दो, प्रॉपर दे दो, फ्रेश दे दो। एज़ अ एग्रीटेक बिज़नेस फाउंडर आपको 10 मिनट डिलीवरी पे भरोसा है कि 10 मिनट डिलीवरी आगे चलेगा? 10 मिनट डिलीवरी अभी तो चल रही है, हुँ, हुँ, बट प्रॉफिटेबल कितना रहेगा, ये थोड़ा सा मतलब डाउटफुल है हुँ, हुँ, कि प्रॉफिट कितना निकाल के देगा। बट अभी उसको एक्चुअल में क्विक कॉमर्स बोलते हैं। हुँ, तो अभी तो चल रहा है, बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। अभी मैंने कहीं होल्डिंग देखी कि भी बिग बास्केट भी 10 मिनट डिलीवरी में आ गया। हुँ, हुँ, अब ये कि कोई पाँच हुँ, मतलब 5 मिनट में डिलीवरी की अब तो बात ना कर अमेज़न भी दे। उतरने वाला है 10 मिनट अभी डिलीवरी में। शायद अमेजोन का तो अभी मुझे आइडिया नहीं है थोड़ा। हुँ, हुँ, तो बट हो सकता है, क्योंकि अभी ट्रेंड में तो है। बिग बास्केट आ गया, और पहले से ब्लिंकिट था ही, एंड आपके और भी जियो मार्ट वगैरह ये आ चुके हैं ऑलरेडी। आपका जेप्टो इस ट्रेंड को लेके आया है, हुँ। तो वो ऑलरेडी है। पर क्योंकि तो हम लोग वेजिटेबल्स और एग्रीटेक या एग्री डिलीवरी का बात कर हम्म। रहे हैं, तो 10 मिनट डिलीवरी में फ्रेशनेस का क्या होगा? क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे लोग ज़ोमैटो के फाउंडर को, दीपिंदर गोयल को पूछ रहे हैं, भाई आप 10 मिनट डिलीवरी तो दे रहे हो, हम्म। पर खाने का फ्रेशनेस या उसके स्टैंडर्ड का क्या? तो एग्रीटेक में आप कैसे हैंडल करेंगे इसको? सर वो अगेन वो फूड इंडस्ट्री का उन्होंने क्वेश्चन वहां पे हुँ, हुआ है। फूड में और वेजिटेबल में थोड़ा सा डिफरेंस है, हुँ, क्योंकि वेजिटेबल में तो सिर्फ पैकिंग होती है। हुँ, एक बार पॉसिबल है कि पहले से सॉर्टेड रखिए वेजिटेबल, आपको हुँ, फटाफट पैक करके डिलीवर मारना है। हुँ, ठीक है। बट फूड का, हुँ, सर फूड में मैं अगेन कस्टमर को बोलूंगा कि भाई, आप इतना कमाते हो, इतना सब कुछ करते हो, खाने के लिए करते हो, तो खाने में जल्दबाजी क्यों इतनी? हुँ, ठीक है। क्योंकि
फूड अगर प्रॉपर प्रिपेयर नहीं होगा, आपके घर में भी वेजिटेबल बनती है, मेरे भी घर में बनती है, बट आपको तब वेजिटेबल खाने में ज्यादा अच्छी लगी होगी जब उसको प्रॉपर कुक किया गया होगा, हम्म जिसको फ्राई बोलते हैं। हम्म ठीक है, अगर वो ऑयल में प्रॉपर फ्राई नहीं हुई है ना, तो वेजिटेबल का टेस्ट आता ही नहीं है। हम्म आप बताओ, अगर मैं खुद भी कभी बनाता हूँ तो 10-20 मिनट तो वेजिटेबल फ्राई करने में लग जाता है। हम्म ठीक है, अब बताओ कोई कैसे 10 मिनट में डिलीवर कर देगा, वो भी बनाना भी है और डिलीवर भी करना। डिलीवर भी तो करना या तो पहले से उसने बना के रखी है, तो क्वालिटी डिग्रेड हो ही चुकी होगी। है। ठीक है कि भाई रखी है, थोड़ा सा गर्म करना है माइक्रोवेव में, 1 मिनट के अंदर गर्म हो जाएगा और पैक करके दे देगा। बट अगर उसको प्रिपेयर करके फ्रेश देना है तो नहीं कर सकता। हम्म। फूड में तो मुझे तो नहीं लगता। यही आपने क्लाउड किचन के बारे में बताया, क्लाउड हाँ। किचन में भी ये सारी चीजें होती हैं कि भाई अ, क्योंकि आपको डिलीवर बहुत जल्दी करना होता है और ओवरनाइट करना होता है। हाँ। ओवरनाइट में आपका बिजनेस ज्यादा चलता है, राइट। तो उसमें भी ये चांसेस ज्यादा होते हैं कि खाना इतना स्टैंडर्डाइज नहीं हो पाता। हाँ, बट अगर तभी तो प्रॉफिट निकालना, मैंने क्या बोला आपको कि जहां मैं क्वालिटी देने की बात कर रहा हूँ, जिस क्वालिटी में मैं दे रहा था, और जो मतलब जो भी उसमें सॉसेस एंड चीजें और उसके साथ में फ्रेश देना, तो भाई मार्जिन नहीं निकाल सकते ना। मैंने वही तो बोला आपको, हाँ। क्योंकि बाकी टाइम भाई आपको अच्छी क्वालिटी देना है, आपके पास मैन पावर ज्यादा लगेगा। हम्म मैन पावर ज्यादा है तो बाकी टाइम फ्री बैठा रहेगा। हम्म जब आपको बिजनेस नहीं है तो लॉस होगा ही होगा ना। मतलब आप जब सारे कैलकुलेशन बैठा लोगे तो वो आपको लॉस या मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में ले जाएगा, हम्म जिसका कोई सेंस नहीं बैठता है। सिर्फ मतलब क्लाउड किचन क्लाउड की बात किचन कर के रहा हूँ बारे मैं। में बात हाँ, करें तो तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली फिर यहाँ पे आती है। क्लाउड किचन के बारे में और थोड़ा सा बात करते हैं रघुराज जी कि जी। क्लाउड किचन में ऐसी कौन सी समस्याएं आती हैं जब आप क्लाउड किचन का बिजनेस करते हैं ऑपरेट करने में। हम्म। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं, दो तीन अगर आप फूड बता सकें इंडस्ट्री की तो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैन पावर है, हाँ हाँ। क्योंकि वहां पे मैन पावर कब आपकी छोड़ के जाएगी आपको वो भी नहीं पता। हम्म क्यों? क्योंकि जैसे ही बंदा थोड़ा सा ट्रेंड हुआ, हम्म तो दूसरे ने 2,000 रुपए ज्यादा ऑफर किया, तो अच्छा, उसको तो छोड़ आपको के छोड़ चले जाना देगा। है। हाँ। अब आप देख लो। ठीक है, मेरे साथ भी यही मतलब काफी टाइम ऐसा हुआ है हम्म कि बंदा आ रहा है, नहीं आ रहा है, और आप यहाँ पे क्योंकि जो आपकी मैन पावर है वो कोई वाइट कॉलर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, मतलब पहले से एजुकेटेड नहीं है अच्छी, तो उसको तो प्रोफेशनलिज्म पता ही नहीं है हम्म, कि भैया, उसको तो ये है कि भाई मुझे पैसा दिखा, मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ जा रहा और मेरी सैलरी मिली, या थोड़ा सा आपने डांट दिया कि भाई लेट क्यों आया है, क्यों नहीं आया कल तुम, हूँ। तो उसमें भी छोड़ के चले जाना है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर अगेन आप बंदे को बुलाओ और अपने मीनू के अकॉर्डिंग उसको ट्रेंड करो, अगर आपको सेम टेस्ट देना है तो। हम्म। आपने इतने सारे जो बिजनेस ऑटोमेशन करके आप जो ड्राइव कर रहे हैं एज अ फाउंडर, आप अपना एक वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं? हाँ। क्योंकि आप एक तीसरा मॉडल, तीसरा सेटअप भी आप स्टार्ट कर रहे हैं ओपन नेटवर्क के नाम से। एक्चुअली अभी तो मैं सिंगल हूँ, ओके। तो मेरे पास बिजनेस के अलावा और कोई काम नहीं है। अच्छा, ये आपने हेडलाइंस बना दी। हाँ, कह सकते हैं। तो वो है कि, और फैमिली हमारी जॉइंट फैमिली है, तो मेरी बहुत ज़्यादा नीड नहीं होती है इतनी। हम्म जॉइंट फैमिली है, चाचा हैं, चाची हैं, पूरी मतलब फैमिली है हमारी, तो सब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, तो इतनी मतलब ज़रूरत नहीं होती कि नहीं रघुराज नहीं होगा या हर चीज़ में होना इम्पोर्टेंट है। हम्म तो मुझे टाइम भी मिल जाता है थोड़ा, तो मैं मतलब इजीली मैनेज कर लेता हूँ। हम्म और लोगों से मिलना जो है मेरी एक हॉबी कह दें, हम्म तो जो नेटवर्क, जो ओपन नेटवर्क जो खड़ा होता चला जा रहा है, मैं आपसे मिला, आप नेटवर्क में आ गए, किसी और से मिला, वो नेटवर्क में आ गया। अभी मैं टाई ग्लोबल में गया था, 700 पीपल से मिला 3 से 4 दिन में, तो वो लोगों में से काफी सारे लोग नेटवर्क में आ गए। हम्म कनेक्ट करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम्म तो एक वो है कि जिससे मिलो तो नेटवर्क तो बढ़ता चला जाता, मतलब ये एक्चुअल में काम नहीं है, हम्म। ये मतलब क्या अभी कहते आपके हैं, पास बहुत अपने टाइम लाइफ है डिवोट स्टाइल में करने के एक वो है कि कनेक्ट होते जाएं, जो भी मतलब जिससे भी आप मिलते जाओ। लिए। इतनी सारी चीजें आपने रघुराज जी करी है, तो बहुत बार ऐसा समय आता होगा जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या लगता है कि आप ये नहीं हो सकता, या फेल हो गए हैं आप कंप्लीटली, हम्म। अभी इसको शायद आगे ना बढ़ा पाए। आप अपना माइंडसेट कैसे बना के रखते हैं? कॉलेज के बाद का ही टाइम था कि जब मेरे सारे दोस्त प्लेस्ड होने जा रहे थे और प्लेस हो चुके थे, कुछ कुछ होते जा रहे थे। सबसे चैलेंजिंग टाइम था, क्योंकि फैमिली प्रेशर कि भाई हमने तो तुझे इंजीनियरिंग के लिए भेजा था, अब क्या कर रहे हम्म हो, और ये क्या होता है स्टार्टअप, क्योंकि उनको स्टार्टअप पता ही नहीं होता। खैर वो स्टार्टअप नहीं, हम लोग तो बिजनेस ही प्योर तब बोलते थे, हम्म स्टार्टअप तो बाद में आया है। तो मेरे, हाँ, अ, एक एचओडी थे,
तो उन्होंने बोला कि यार तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि तब तो बिजनेस भी नहीं पता कि कैसे कंपनी ओपन करना है, क्या नहीं करना है। तो मैंने R&D करना स्टार्ट किया, और उस टाइम पे नेट ही होता था, मेंटोर्स तो आप जाके आए हैं कि करेक्ट। भाई किसी से आप एडवाइस ले लो। नहीं तब तो सीए भी ऐसे नहीं होते थे, तब तो सीए आपका इनकम टैक्स फाइल और यही सब कुछ बताते थे ज्यादातर स्टार्टअप या बिजनेस में, मतलब ज्यादा नहीं होते। तो मैंने R&D करना स्टार्ट किया, बहुत सारा मेरे पास डेटा आया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर था मैं। तो मेरे एचओडी थे, वो बोले यार जब तुम्हें इतना काम का है तो क्यों ना इसको प्रॉपर चैनलाइज कर दो कि ये किसी के लिए बुक बन जाए और ये आप जो है ना बुक पब्लिश कर पाओ। तो तब मैंने 2013 में हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन इंडिया मैंने बुक पब्लिश की थी, जो कि आज भी अमेजॉन में है। अच्छा। हाँ। तो वो एक जो चैलेंज को मैनेज करना वो वहां से, और दूसरा अगर आपके ड्रीम्स हाई होते हैं तो मुझे लगता है कि फिर आपको चैलेंजेस या जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको कम दिखती हैं, क्योंकि आपका ड्रीम है ना। जैसे मेरा ड्रीम है कि भाई एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी करनी है, तो करने की कोई ऑप्शन ही नहीं है, आई इसलिए है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस झेले भी हैं, इसलिए भी क्योंकि बहुत सारे लोग तो जो प्लेस्ड थे या जॉब वाले थे, वो तो जाके मतलब बीवी बच्चे बच्चे भी हो गए उनके, दो दो चार चार पांच पांच साल के। बट अभी तक तो अपन ने शादी भी नहीं, तो हुआ है कि भाई एक विजन बड़ा है एंड आप उसमें एंगेज हो, तो फिर नहीं लगता कि चैलेंजेस छोटे लगते चैलेंजेस हैं। छोटे लगते हैं आपको, ऐसा है। ओके। आपने बताया आप यूनिकॉर्न कंपनी ही बनाना चाहते हैं। यूनिकॉर्न कंपनी होता क्या है, इसमें क्या 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 टर्म्स चलती है मार्केट में, तो एक नॉर्मल ऑडियंस को भी पता चले जो एक स्टार्टअप में एंट्री करने वाले, बिजनेस स्टार्ट करने वाले। यूनिकॉर्न होता हम्म। है, सुनिकॉर्न होता है, बहुत सारे होते हैं। अच्छा। नहीं, यूनिकॉर्न एक टर्म चलता है, जिसमें कि 8,000 8,500, वो तो डॉलर के हिसाब से ऊपर नीचे फिगर होता है, बट 8,000 करोड़ की कंपनी को एक टर्म दिया जाता है यूनिकॉर्न जो है। ओके। बाकी उसका और कोई ऐसा नहीं होता, एक ये है कि एक माइलस्टोन है, हाँ। ये कह सकते हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले ये होता था कि भाई अंबानी जी की इतने हजार हाँ। करोड़ इतने लाख करोड़ की कंपनी हो गई। अब उसको आज नहीं बोल सकते क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस है, तो स्टार्टअप के लिए एक ये टर्म अंबानी आता जी है। यूनिकॉर्न के ऊपर चले गए हैं। हाँ, तो बस जो है ना, फिर वो डेका कौन पता नहीं, उसके तो फिगर भी नहीं मुझे पता हाँ। कि इनकी क्या क्या फिगर्स हैं। तो है उसमें कि मतलब लेवल्स हैं, बट फिर तो यही होता है कि भाई आईपीओ लाओ, ये करो वो करो, हाँ। और कैसे क्या है, जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं वो कैसे क्या एग्जिट करेंगे वगैरह वगैरह, ये फिर सब चलता रहता है। ओके। आपके लिए कितना मायने रखता है ये कि एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाना है? शायद मेरा ड्रीम है कि एक यूनिकॉर्न कंपनी तो बनानी चाहिए, और जो अभी तक सीखा है उसे अप्लाई करके बनाया भी जा सकता है। हम्म। तो और मैंने जो उसका एक टाइम लिमिट दी है वो 31 दिसंबर 2027 हम्म। का है। एंड अब देखते हैं कि क्या होता है। 3 साल, तीन तीन साल में आपको साल पड़ी। का टाइम है। ओके, तो आपको ओपन नेटवर्क को एक यूनिकॉर्न बनाना है। ओपन नेटवर्क, हाँ, कोशिश तो ओपन नेटवर्क की है, बाकी इनमें से कौन निकल के आता है, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग एक स्टेज है ना, वो तो उसकी अगले 6 महीने में पता चलेगा कि उसमें एक्चुअल में दम है या बनने लायक या नहीं, हम्म। या कोई जो दूसरा मेरा प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो वो है थोड़ा सा, बट ये है कि हम ओपन नेटवर्क को बना सकें यूनिकॉर्न, तो और भी बेहतर होगा। हम्म। एक आइडिया का पोटेंशियल आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किसमें दम है? सर ये तो एक आप मार्केट में ही ले जाके ही आप आइडेंटिफाई कर पा सकते हो कि मार्केट में कितना एक्सेप्टेबल है, हाँ हाँ। क्या चीजें हैं। आज अगर हम लास्ट 4 to 5 मंथ हाँ 6 मंथ मैक्सिमम, अगर सीरियस वे में कहेंगे तो 2 ही महीने कहेंगे हाँ। हाँ। ओपन नेटवर्क में काम करते हुआ, बट 5,000+ लोग कनेक्ट हुए, हम्म। ये हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट है कि ओके। लोगों को ट्रस्ट बना, लोगों को लगा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम कनेक्ट होके एक दूसरे से बिजनेसेस से ट्रांसफर कर सकते हैं। आफ्टर दिवाली अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्स 1 CR का बिजनेसेस तो मैंने अपने थ्रू इधर से उधर दिया होगा। हम्म। अभी दिवाली को बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, मतलब नवंबर स्टार्टिंग एंड दिसंबर चल रहा है। तो अगर लोगों को बिजनेसेस एक दूसरे से मिल रहे हैं, बिना एक रुपया खर्च किए एक दूसरे से ही ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इसमें क्या गलत है। लोग कनेक्ट हो पाते हैं, नए नए स्टार्टअप्स कनेक्ट हो पाते हैं कि भाई इस किसी से मेंटोरशिप लेनी है, हम्म। या किसी से एक्सपीरियंस लेना है, या किसी इन्वेस्टर से कनेक्ट होना है। तो हमें जो एक लास्ट कुछ महीनों में एक ऐसे रिजल्ट्स मिले
तो हमें लगता है कि इन फ्यूचर जो है इसमें एक अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और हम एक ग्लोबल नेटवर्क मतलब बना पाएंगे। बना पाएंगे। फाउंडर के लिए 3 इंपॉर्टेंट लेसन आप क्या देंगे आपकी जर्नी से? पहला डिसिप्लिन, एंड दूसरा कि फंड का मैनेजमेंट प्रॉपर करके चले, ठीक है, बहुत करना इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं और आपके घर में आप सिंगल कमाने वाले हैं, तो बॉस पहले जॉब कर लो, इसके बाद जो है आप स्टार्टअप में आना, क्योंकि वहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पैसा ही पैसा होगा, आप खुली गाड़ी में चल रहे होगे, आप पे इन्वेस्टर जो है ना जैसे ही आइडिया सुनेगा आपका बिल्कुल पैसे की जो है ना बारिश कर देगा आपके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो जो है ना ध्यान रखें इस चीज़ का आप। ओके, थैंक यू रघुराज जी, आज आप इस एपिसोड पर आए और एक स्टार्टअप को एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक सर थैंक यू सो मच आपको भी इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि डिफर की आवाज़ हर जगह पहुँचे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपके थ्रू, क्योंकि आप तो ओपन नेटवर्क में हमको इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, तो आपके थ्रू डिफर की आवाज़ भी सब जगह पहुँचे, यही आपकी बिल्कुल सर पहुँचेगी। थैंक यू। दोस्तों, हम हमारे इस चैनल से आप तक बहुत वैल्यू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड हिट दैट बेल आइकन टू, ताकि आप नोटिफाइड रहें हमारे अगले पॉडकास्ट के लिए।